नमस्कार। तो मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, लेकर हाजिर फिर एक नया मुकदमा आपकी अदालत में, जनता की अदालत में। जी हां जनाब, फोर्स इज सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस यूट्यूब चैनल में पेश खिदमत है एक ऐसा मुकदमा जिसने पिछली साल पूरे देश को हिला कर रख दिया। अपराध कोई भी हो वो जघन्य होता है, घृणा के काबिल होता है, लेकिन यह ऐसा जघन्य अपराध था जिसने अपराध को भी कांपने को मजबूर कर दिया। जी हाँ जनाब, अगर आपने इस अपराध के दास्तान में अंदर जाकर नहीं झांका है तो वक्त है समझने का। आप कहेंगे इस अपराध से मेरा क्या लेना देना, तो मैं बताऊंगा आपका इस अपराध से क्या लेना देना है। सीधे तौर पर यह अपराध आपसे भी जुड़ा है, आपके चाहने वालों से भी जुड़ा है, आपके हम वतनों से जुड़ा है, हम सफरों से जुड़ा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर अपराधी को कानून जब आएगा वक्त सजा देगा। जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ अपराध हुआ वो इस दुनिया से जा चुका है, उसके परिवार पर दुखों का कहर टूट चुका है। आप और हम समाज इस अपराध से क्या सीख लेगा, कौन सी ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे यह अपराध दोबारा ना हो। इन्हीं सवालों को लेकर मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपके सामने एक बार आप सबसे फिर रूबरू हूं। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें। मैं बार बार कहता हूं, अपराध या अपराधी बनने के बाद कानून तक मत जाइए। ऐसी माकूल व्यवस्था क्या हो सकती है कानून समझकर, कानून जानकर कि अपराध ही न हो और अपराधी ही न बने। तो इस कड़ी में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो, और आपको यह एपिसोड ऐसा लगता है कि आपकी मदद कर रहा है, समाज में कानून की ज्योति को फैला रहा है, तो आप कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सुपर थैंक्स के माध्यम से थोड़ा आर्थिक योगदान भी करें तो अच्छा रहेगा। तो आइए बिना किसी देरी के और लाग लपेट के मैं पेश करता हूं आज का मुकदमा। आपने सुना होगा श्रद्धा मर्डर केस। हाँ जनाब, वही मुकदमा जिसमें उसके लिव इन पार्टनर ने, आफ्ताब पूनावाला ने, उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर दिया और वहीं अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ उसी घर में प्रेम की पींगे बढ़ा रहा था। कल उसी मुकदमे में भारी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने 7000 पेज का साकेत कोर्ट में, दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया। इस चार्जशीट की ऐसी क्या खास बातें हैं कानून की नज़र से, क्या बारीकियां हैं, मैं उनकी चर्चा करूंगा जो अब तक आप तक नहीं पहुंची है। जी हाँ जनाब, पहली बात जो इस चार्जशीट में ध्यान देने वाली है या दिया जाना चाहिए जिस बात पे, वह यह है कि यह वही मर्डर केस है। इसी तरह का एक केस छावला में हुआ था जहां शाम के धुंधलके में एक लड़की को उठाकर उसके साथ गैंग रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। परिणाम क्या हुआ? अपराधी सुप्रीम कोर्ट से छूट गए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की गलतियां पाई गईं। इन्वेस्टिगेशन यह साबित नहीं कर पाया कि अपराध करने वाले अपराधी वही थे जो पुलिस के शिकंजों में बंद थे। आश्चर्यजनक और दुखद बात तो यह है कि उस अपराध में, छावला मर्डर केस में, दिल्ली की निचली अदालत और दिल्ली की उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट को उन अपराधियों को छोड़ना पड़ा। तो इस केस में लगातार नज़र बनाए रखिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के पर कि क्या यहाँ भी यह शातिर अपराधी आफ्ताब पूनावाला कहीं छूट तो नहीं जाएगा। तो आइए इस नज़र से इस चार्जशीट का विश्लेषण करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, समझते हैं
और यह भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो, एक और श्रद्धा हमें न खोनी पड़े और आप और हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस केस में 7,000 पेज की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है। अगली सुनवाई इस केस की 27 फरवरी को, जी हाँ जनाब, 27 फरवरी की तारीख लगी है, जिसमें इस चार्जशीट पर बहस होगी। 302 ताज़राते हिंद की दफ़ा 302 और 201 के तहत यह चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने फाइल की है। इसकी एक कॉपी आफताब पूनावाला के वकील को भी मुहैया करा दी गई है। इधर आफताब पूनावाला कानून की किताबों की मांग कर रहा है अदालत से, जो उसको कानूनन देनी पड़ेगी, वह उसका अध्ययन कर इससे बचने के हर पेंच और चंगुल को समझेगा। तो पुलिस का काम, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह केस सीबीआई को भी ट्रांसफर करने से एक पीआईएल के माध्यम से मना कर दिया था। तो सारा का सारा दारोमदार, सारा की सारी जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस पे है कि वह आफताब पूनावाले के इस जघन्य अपराध को कोर्ट में साबित कर पाती है कि नहीं। माना इकबालिया बयान है, लेकिन केस की नज़र से, कानून की नज़र से इकबालिया बयान के आधार पर किसी भी अपराधी को सज़ा नहीं दी जा सकती। सज़ा के लिए जो आवश्यक शर्त है वह यह है कि पूरे अपराध और अपराध की गाथा और कहानी को कड़ी डर, कड़ी पिरो कर इस तरह से अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा कि उसमें शक और शुबा की कोई रत्ती भर भी, सुई भर भी गुंजाइश न बचे। दिल्ली पुलिस ने इस चार्जशीट को दाखिल करते वक्त 150 गवाह, 150 लोगों से बात किए हैं, उनका बयान दर्ज किया है, उनकी गवाही ली है। इसमें हर वो डिजिटल, फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी पूरी कहानी दिल्ली पुलिस ने, ऐसा जैसा कि उसने अदालत को बताया, बनाई है, शायद छावला रेप मर्डर केस से सीख लेते हुए। केस के इन्वेस्टिगेशन पर नजर रखने के लिए प्रारंभ से ही कानून के जानकार दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं, ताकि कानून की बारीकियों के हिसाब से इस केस में कोई कमी न रह जाए। लेकिन सवाल और चैलेंज वही है, आपका और हमारा क्या रोल है, हम और आप और समाज इससे क्या सीख ले सकता है, करेंगे उसकी बातें। देखिए केस कहाँ से शुरू होता है। केस यहाँ से शुरू होता है चार्जशीट के मुताबिक कि आए दिन आफताब श्रद्धा को मारा पीटा करता था, सिगरेट से जलाया करता था, मतलब घरेलू हिंसा होता था। दूसरी महिलाओं को लेकर श्रद्धा और आफताब की झगड़ा हुआ करता था। मसलन ये मसला शुरू होता है घरेलू हिंसा से। घरेलू हिंसा एक ऐसा अपराध है जो हम सब के चारों तरफ इर्द गिर्द हो रहा है, लेकिन हम इसको अपराध मानने से इनकार करते हैं और समय पर इसके खिलाफ कार्रवाई करने से या सचेत होने से भी हम इनकार करते हैं। शायद घरेलू हिंसा की यह जानकारी श्रद्धा को होती, उसके माँ बाप को होती, उसके जानने वालों को होती और समय पर यह कार्रवाई हुई होती, तो श्रद्धा को 35 टुकड़े होकर किसी फ्रिज, नदी, नाले के हवाले नहीं होना पड़ता। इसमें सबूत मिटाने का खेल और अपराध करने के लिए लगातार टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। श्रद्धा को मारने के लिए जो सामान खरीदा गया वह भी किसी ऐप से खरीदा गया था। श्रद्धा की मुलाकात आफताब से ऐप के जरिए हुई, फिर कॉल सेंटर में हुई। श्रद्धा के मौत का कारण जो आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड्स बनी, वह भी आफताब को ऐप से ही मिली। और तो और शरीर के टुकड़े कर कचरे के जिस बैग में उसको ठिकाने लगाया गया, सफाई की जो सामग्री, खून के धब्बे साफ करने के लिए खरीदे गए, वह भी ब्लिंकिट ऐप से खरीदे गए। आफताब ने अपने फ़ोन का सारा डाटा और श्रद्धा के फ़ोन का सारा डाटा मिटाकर फ़ोन भी
अमेज़न के जरिए ठिकाने लगा दिया। आज पुलिस के पास श्रद्धा का फोन तो है, लेकिन डाटा नहीं है। श्रद्धा को ठिकाने लगाने के बाद, के हत्या करने के बाद, बम्बल से एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढकर आफ्ताब प्रेम की नई पींगे पढ़ रहा था, और जो अंगूठी उसने अपनी प्रेमिका को गिफ्ट दी वह भी श्रद्धा की ही अंगूठी थी। सबको ठिकाने लगाने के लिए, काटने के लिए जिस आरे का इस्तेमाल हुआ, जिस ब्लेड का इस्तेमाल हुआ, जिस चॉपर का इस्तेमाल हुआ, वो अब तक दिल्ली पुलिस बरामद नहीं कर सकी। फोन तो बरामद हो गया है, लेकिन डाटा नहीं बरामद हुआ। उसी तरह से अब तक श्रद्धा का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी बरामद नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, इस केस की अगली सुनवाई 21 फरवरी को साकेत की अदालत में होगी, जहां पुलिस मुकदमे के लिए अपनी पैरवी करेगी और बचाव पक्ष चार्जशीट अपराध बनता है या नहीं बनता है, इस पर बहस होगी। हम और आप इस पर लगातार इस YouTube चैनल फोर्सेस सुप्रीम लॉ के माध्यम से नज़र बनाए रखेंगे। लेकिन जाते जाते जो सवाल है, घरेलू हिंसा, यह इतना भयावह और व्यापक हो चुका है, भयानक हो चुका है कि कब हमारे जानने वालों को अपने चपेट में ले ले हमें पता नहीं। इसलिए हमें सजग होना पड़ेगा और घरेलू हिंसा हत्या तक जाए, एक और श्रद्धा फ्रिज के हवाले की जाए, उसके पहले कार्रवाई करनी पड़ेगी। आफ्ताब को सजा मिलेगी, लेकिन समाज को क्या सजा मिलेगी, यह भी सवाल है। अब आप कहेंगे इसमें समाज कहां से आ जाता है? आता है। घरेलू हिंसा की जानकारी अगर समाज के लोगों को होती और उचित समय पर अगर श्रद्धा को मदद पहुंचाई गई होती, तो शायद यह अपराध रोका जा सकता था। श्रद्धा के घर वालों को यह जानकारी होती, उसके माता पिता को यह जानकारी होती, तो शायद यह अपराध न होता। हमारे जो भारतीय समाज है, उसमें हमेशा दोष महिलाओं को दिया जाता है। सामंजस्य बिठाने, एडजस्टमेंट करने, बैलेंस बनाने, संतुलन बनाने की सीख महिलाओं को दी जाती है। और अगर परिवार के खिलाफ जाकर लिव इन पार्टनर या पति चुना जाता है, तो परिवार एक तरह से अपना पूरा सपोर्ट सिस्टम उस लड़की या उस महिला से हटा लेता है। फिर दुख की मारी यह महिला, यह अभागी लड़की जाए तो कहाँ जाए? न कोई हेल्पलाइन मौजूद है, न कोई शेल्टर होम मौजूद है, जहां इस तरह की घरेलू हिंसा में तड़प रही, मौत का इंतजार कर रही महिलाएं कहीं जाकर शरण ले पाए। जो शेल्टर होम है, उसकी हालत भी बद से बदतर है। अगर मैं यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट का हवाला दूं, तो उसके अनुसार हिंदुस्तान तो क्या पूरे विश्व में जो महिलाओं की हत्याएं हुई हैं या हो रही हैं, उसमें 50% हत्या उसके पार्टनर के द्वारा की गई हैं। तो घरेलू हिंसा का यह सवाल बहुत ही विभत्स और व्यापक हो रहा है। इसको लव जिहाद का नाम देकर खत्म नहीं किया जा सकता। अपराध अपराध है, धर्म से इसको जोड़कर न देखा जाना चाहिए। और इस तरह के अपराध तो बहुत ही जघन्य हैं, लेकिन सवाल लव जिहाद के एंगल में लाकर हम इस हादसे की जो घृणात्मक, जो इंसानियत के खिलाफ अपराध है, उसको लव जिहाद के चश्मे में डालकर कम कर रहे हैं। सुशील हत्याकांड, तंदूर हत्याकांड, पंढेरी हत्याकांड, इसमें तो शामिल व्यक्ति, अपराधी, अभियुक्त और जो उसका शिकार हुआ, दोनों ही एक ही धर्म से आते थे। तो लव जिहाद के चश्मे को हटाकर अपराध को अपराध के नज़र से देखने की ज़रूरत है, और समाज कैसे आगे आकर कानून के सहारे इन अपराध को रोक सकता है। मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसी के बारे में आपको सचेत करता हूं। आपसे पुनः मुलाकात होगी
एक ऐसे ही मुकदमे में ऐसी ही तीखी और गर्म बहस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।